पिछले सेशंस में हमने इंटरफेज के बारे में बात की थी और साथ ही साथ एम फेज क्या होता है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट में हमने डील किया था। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने जा रहे हैं माइटोसिस बेसिक कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि ये माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में माइटोसिस नामक का डिवीजन रोल प्ले करता है, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि माइटोसिस को एक्चुअली में इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है ना, ये माइटोसिस की कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्रोमोसोम किस तरह सेपरेट होते हैं, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं या फिर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन किस सेंस में हो जाना है वो अगले लेक्चर में आप एक्चुअली फील कर पाओगे उस हिसाब से। ये माइटोसिस के बारे में बात। माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्ट्रासबर्गर इन 1817 प्लांट सेल्स। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, प्लांट सेल के अंदर 1817 के अंदर सबसे पहले माइटोसिस को किसने ऑब्जर्व किया, स्ट्रासबर्गर ने। और एनिमल सेल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए 1879 के अंदर फ्लेमिंग ने इसे ऑब्जर्व किया था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882। माइटोसिस के बारे में इक्वेशनल डिवीजन, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। इट ऑकर्स इन ऑल बॉडी सेल्स, सभी के सभी बॉडी सेल्स के अंदर ये होता है, इंक्लूडिंग सोमैटिक सेल्स एज वेल एज द जर्म सेल्स। लेकिन यहाँ पे बच्चों में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर कि माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर दिखाई पड़ता है, ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस है, और जर्म सेल्स के अंदर नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा बच्चों को लगता है। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जर्म सेल्स को ही बच्चे स्पर्म एंड ओवम कहते हैं। अगर किसी से पूछा जाए बताओ दो जर्म सेल्स का नाम बताओ, तो सीधे कह देंगे स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम जर्म सेल्स नहीं हैं। जर्म सेल्स वो होते हैं जिनसे गैमेट बनते हैं, और स्पर्म एंड ओवम एक गैमेट है, वो गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जिनसे बनी उसकी पैरेंटल सेल क्या होती है, जर्म सेल्स। लेकिन जर्म सेल को अपना नंबर अगर खुद से बढ़ाना होगा तो वहाँ पर भी उससे कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस ही करना पड़ेगा। जर्म सेल अपना नंबर माइटोसिस के थ्रू बनाएंगे। मान लो 10 जर्म सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, पहले अपने आप को 20 जर्म सेल में तब्दील करेंगे, यानी उन्होंने अपना नंबर बढ़ा दिया। फिर 20 के 20 जर्म सेल्स एक डिवीजन शो करेंगे, मेयोटिक डिवीजन, उसके अंदर वो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तब जाकर 80 वहाँ पे गैमेट्स बनने जा रहे हैं। मतलब गैमेट्स अलग होते हैं और जर्म सेल्स अलग होते हैं। जर्म सेल्स वो होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्लांट्स में यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग है। प्लांट्स में स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, वहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बट इन जर्म सेल्स इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ये जर्म सेल के अंदर माइटोसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन के लिए नहीं होती, इंस्टेड इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की ग्रोथ के लिए हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए वहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ अगर जर्म सेल्स को अपना नंबर भी बढ़ाना है तो हो सकता है। तो माइटोसिस सिंपली याद रखो, माइटोसिस का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। माइटोसिस का रोल कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के। सेलुलर रिप्रोडक्शन माइटोसिस करता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन इसका कोई लेना देना है नहीं। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस। माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल्स यहाँ पर बनेंगे, फिर इन 2 सेल से 4 सेल्स यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे। नंबर ऑफ सेल्स किस सेल डिवीजन में इंक्रीज होता है, वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ डिवीजन। माइटोसिस उस तरह का डिवीजन है इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच हैविंग एग्जैक्टली सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंटल सेल्स। मान लो आपकी स्किन की कोई सेल लॉस्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर रिप्लेस भी हमें करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई नई सेल्स ऐड करनी पड़ेगी। तो प्रीवियसली यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, ताकि स्किन सेल जैसे वहाँ पर पहले मौजूद हुआ करती थी एग्जैक्ट जेनेटिक कंटेंट के साथ वहाँ पर हो, उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को ना मिले। उस तरह का सेल वहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए। क्रोमोसोम के टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा डिवीजन जो क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखता है, सारी की सारी चीज़ें जो जिस सेल से वो बनाए उसके जैसा ही होता है, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर होता है, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। अब बेसिक कंसेप्ट में बात करेंगे। जो डीएनए होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, जनरली जब सेल जीवन फेज के अंदर, वो डीएनए पूरी तरह से फैला होता है, कंडेंस फॉर्म में नहीं होता। पूरी तरह से पूरा डीएनए ऐसा टैंगल्ड होता है, ठीक है, ऐसे मिक्सिंग होती है। ये पूरा डीएनए होता है। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हो गई और ये उसके अंदर का डीएनए कंटेंट यहाँ पे हो गया। अब ये डीएनए कंटेंट इसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए। ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हो और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। इसलिए मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको बताया था कि सेल जिस काम के लिए बनाई गई है वो सारा काम किस फेज में करती है, जीवन फेज के अंदर ही करती है। नर्व सेल जिसके लिए बनाए गए हैं इंपल्स कंडक्शन के लिए, वो काम किस फेज में करेंगे, एस फेज में करेंगे या जीवन फेज में, जीवन फेज में। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करेंगे जीवन फेज के अंदर, तो वो ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए होते हैं। लेकिन ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए से मैं अगर आपको समझाऊंगा ना, तो आप चीज़ें क्रोमोसोम नंबर, सी वैल्यू ऑफ डीएनए, एन वैल्यू ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस क्रोमोसोम अगर ये दिखता क्रोमैटिड्स के फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में अगर दिखता,
मान लो अगर दिख जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जीवन फेज के अंदर हर एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड से बना हुआ होता है। हर एक क्रोमोसोम कितने से बना होता है? एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ से बना हुआ होता है। सिंगल क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमोसोम्स। अब याद रखो, एक पॉइंट नोट कर लो, जो क्रोमोसोम का नंबर है हम इन टर्म्स ऑफ सेंट्रोमियर के नंबर्स में देखते हैं। मतलब जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम, और जितने क्रोमैटिड्स उतना ही डीएनए कंटेंट। अगर डीएनए कंटेंट डबल हो गया तो क्रोमैटिड्स भी डबल। समझ रहे हो? अगर सेंट्रोमियर अगर अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो वो अलग अलग क्रोमोसोम है, लेकिन सेंट्रोमियर, कॉमन सेंट्रोमियर अगर है तो पूरा एक जो सेट रहेगा, भले ही इसके अंदर कितने भी क्रोमैटिड्स हों, उसे हम एक क्रोमोसोम ही कहेंगे, दो क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर डिसाइड होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जैसे ये जीवन की सेल एस फेज से गुजरती है, इंटरफेज की एस फेज से, तो डीएनए कंटेंट पर सेल डबल हो जाता है, यानी कि इस क्रोमैटिड की एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर बन चुकी होती है। क्रोमैटिड की एग्जैक्ट कॉपी बनना यानी कि डीएनए कंटेंट का डबल होना, लेकिन सेंट्रोमियर एक ही होता है। इससे ये बात पता चली क्रोमैटिड्स तो डबल हो गए, एज एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिका बन गई, डीएनए डबल हो गया, इसलिए क्रोमैटिड्स यहाँ पे दो बन गए, लेकिन सेंट्रोमियर एक ही रहा। ये जो क्रोमैटिड्स हैं कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े रहे, इसलिए टू क्रोमैटिड्स सिंगल क्रोमोसोम की कंसेप्ट यहाँ पर आती है। तो हमें रिवाइज भी होगा यहाँ पे। जीवन फेज में क्या होता है? एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड, लेकिन जैसे ही सेल एस फेज क्रॉस करती है, एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम तो एक ही रहता है, यानी कि कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए लेते हैं, लेकिन क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम पे क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स को कहा जाता है। मतलब ये वन आर्म इसको मानोगे, दूसरी आर्म इधर मानोगे, एक क्रोमैटिड पूरा इधर मानोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि एग्जैक्ट इसके ही रेप्लिका से ये बना हुआ है। पहले क्रोमैटिड की एग्जैक्ट रेप्लिका हमने एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, वो सब हम जेनेटिक्स में बात करने वाले हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हमने एक क्रोमोसोम के बारे में बात की, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। मतलब ये एक क्रोमोसोम, जीवन में एक क्रोमोसोम, ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये एक क्रोमोसोम पेरेंट से, फादर से मिला होता है, एक मदर से, तो इसके लिए इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। 1 1 2 2 ऐसे 23 पेयर, मतलब 23 पेयर आएंगे। टोटल क्रोमोसोम कितने बोलोगे? 46। जीवन में वो कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, एक लेना है और उसको 46 से डिवाइड करना है। G2 में यानी एस फेज क्रॉस करने के बाद जब वो G2 में मौजूद होते हैं, हर क्रोमोसोम के पास क्रोमैटिड जो होते हैं, यानी कि डीएनए कंटेंट कितना होता है? डबल होता है। इसको बोलते हैं 46। क्रोमोसोम तो उतने ही रहे, लेकिन क्रोमैटिड्स डबल हो गए, इसलिए डीएनए कंटेंट डबल हो गया। 2C वैल्यू 4C हो गई, लेकिन ऑर्गेनिज्म 2N का 2N ही रहा। इससे हमें यहाँ पर पता चलती है। अब ये जो डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, यानी कि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड्स हैं, उसको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा। एम फेज एक्चुअली माइटोसिस में हम यहीं करते हैं कि इस क्रोमोसोम को, इस क्रोमैटिड से सेपरेट करते हैं। इसका अपना एक सेंट्रोमियर हो जाता है, इसका अपना एक सेंट्रोमियर, यानी कि यहाँ का सेंट्रोमियर जो कॉमन हुआ करता था वो स्प्लिट हो जाता है, और इसे एक मिल जाता है, इसे एक मिल जाता है, स्प्लिट होता है। बड़ा सेंट्रोमियर, कॉमन सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर दो सेंट्रोमियर बनाता है, इसलिए अब ये एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ये एक क्रोमोसोम। ऐसे टोटल 46 की स्प्लिटिंग होगी, इसलिए 46 क्रोमोसोम अभी फॉर्म होंगे। और इसके अराउंड अगर हम साइटोकाइनेसिस करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले से ही बनेगी टेलोफेज के अंदर पर्टिकुलरली, तो आगे हम बात करेंगे। वो बना देते हैं, तो ये एक सेल नई बन जाएगी और ये एक सेल नई बन जाएगी, और उसका क्रोमोसोम कंटेंट कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा सिंगल क्रोमैटिड के फॉर्म में। पहले क्या क्या किया, फिर से एक बार एनालाइज करो हमने। जीवन फेज में ऐसे हुआ करता था, हर एक क्रोमोसोम ऐसे टोटल कितने 46 क्रोमोसोम हुआ करते थे। जैसे ही एस फेज हमने वहाँ पे एंटर किया या फिर एस फेज क्रॉस होने के बाद ये सारे के सारे क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई पड़े। फिर एम फेज में हमने क्या किया, इस क्रोमैटिड से सेपरेट किया, ये कॉमन सेंट्रोमियर को स्प्लिट किया, इसका अपना एक सेंट्रोमियर बन गया, इसका अपना एक सेंट्रोमियर बन गया। मतलब यहाँ पे अलग, यहाँ पे 1 पेयर जो थे, 46 पेयर जो थे, उसको ऐसे सेपरेट किया, इस तरह से सेपरेट किया, फिर यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे भी, फिर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। माइटोसिस का फंक्शन क्या है, माइटोसिस किस तरह से इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस इज द मेन सेल डिवीजन इन मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी सेल। इट प्लेज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रोल्स एंड दीज रोल्स आर सोमैटिक ग्रोथ। एक ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ जो होती है वो किस सेल डिवीजन के द्वारा होती है, तो वो होती है माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस में क्या होता है, सेल अपना नंबर बढ़ाती है। जितने ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है, एक सिंगल सेल। उस सिंगल सेल को क्या बोलते हो आप, जायगोट। जायगोट में माइटोसिस नामक का डिवीजन होगा, मल्टीपल सेल्स जब बनेंगे तभी पूरी ऑर्गेनिज्म की वहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी। मेंटेन्स द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस को हमने क्या किया था, इक्वेशनल डिवीजन। तो डॉटर सेल्स जो कि माइटोसिस से बनेंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जितना पैरेंटल सेल के अंदर था उतना ही नई सेल के अंदर था, इसलिए क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्टेंट रखने का काम भी कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस। चेक्स द ओवर साइजिंग ऑफ द सेल। अब सेल खाते जा रही है, पीते जा रहे हैं, तो साइज भी तो बढ़ेगी, उसकी वजह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सेल अगर डिवाइड
नहीं करेगी तो न्यूट्रिएंट्स का ही एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे सरफेस एरिया बाकी के न्यूट्रिएंट्स लेने में उसको दिक्कत होने वाली है। ओवर साइजिंग को ये चेक करती है डिवाइड करके, मतलब बड़े सेल को दो छोटे छोटे सेल डिवाइड करने का काम भी माइटोसिस का है। और सेल के रिप्रोडक्शन का, वैसे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ऑर्गेनिज्म भले ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हो, असेक्सुअली माइटोसिस होना ना होना वो सेल पर डिपेंड करता है। और सेल के रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का रोल है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में कोई रोल माइटोसिस का नहीं है। रिपेयरिंग एंड वुंड हीलिंग, जैसे मैंने बताया सिन स्केल्स वगैरह, और डेली हमारे कितनी तो सेल्स मरती रहते हैं, तो उन सेल को, वर्न आउट सेल्स को, वुंड हीलिंग को, इंजरी होने पर वहाँ की रिप्लेसमेंट अगर करना है, कहीं पर रीजनरेशन करना है, तो वहाँ पर सब माइटोसिस का ही सिग्निफिकेंस रहा है। तो आई होप मुझे ये माइटोसिस अभी आपको पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें आपको पता चली है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, वो क्रोमैटिड सेपरेट किस तरह से होते हैं, और क्रोमोसोम कांस्टेंट किस तरह से रहता है, उसकी फीलिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने रही है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।